बच्चों, आज हम लोग बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे। बायोमोलिक्यूल की अगर बात किया जाए तो देखो, जैसे हम जो लिविंग सिस्टम है, चाहे वो पेड़ पौधों की बात कर लो, प्लांट्स की बात कर लो, ह्यूमन बॉडी की बात कर लो, एनिमल बॉडी की बात कर लो, ये सब के सब लिविंग है। लेकिन ये सभी कंपोज किससे हुए हैं? नॉन लिविंग चीजों से। जैसे ग्लूकोज की बात कर लो, मोस्ट अबाउंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर बात करें इस अर्थ पे तो सबसे ज्यादा अबाउंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई है तो वो है ग्लूकोज। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ग्लूकोज सबसे ज्यादा होता है। चाहे वो आपके बॉडी की बात करो या प्लांट की बात करो, इस पूरे अर्थ पे ग्लूकोज जो है मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल है। तो ये जो हमारे अंदर या लिविंग सिस्टम के अंदर जो चीजें हैं वो नॉन लिविंग से कंपोज हुआ है, सबसे बड़ी बात ये है। और वो नॉन लिविंग जो भी थिंग्स हैं जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें उस चीज को हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो वहीं से एक वर्ड आया है बायोमोलिक्यूल। वही सब जो छोटी छोटी नॉन लिविंग चीजें हैं जिससे लिविंग चीजों को क्या कराता है? ग्रोथ कराता है, दैट इज बायोमोलिक्यूल। और उसी का स्टडी हमें करना है। जैसे आपने सुना होगा प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट के बारे में सुना होगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमाइनो एसिड्स, ये सब क्या है? बायोमोलिक्यूल। तो इसी के बारे में हमें स्टडी करना है, एक एक करके करेंगे स्टडी। कार्बोहाइड्रेट देखेंगे, फिर प्रोटीन देखेंगे, फिर विटामिन देखेंगे, अमाइनो एसिड देखेंगे, सब चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो बात करना है कार्बोहाइड्रेट की। तो पहले हेडिंग लिखते हैं बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल में सबसे पहले हमें क्या देखना है? कार्बोहाइड्रेट। देखो बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले इसका सिंपल डेफिनेशन लिया गया। क्या डेफिनेशन लिया गया? कि द कंपाउंड which can be written in the form of hydrate of carbon। भाई कार्बोहाइड्रेट, कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट मतलब H2O। तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन के फॉर्म में लिखा जा सके, मतलब CH2OY के फॉर्म में लिखा जा सके, वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। अब ये ओल्ड डेफिनेशन था कार्बोहाइड्रेट का कि ऐसे सभी कंपाउंड जिसे आप हाइड्रेट ऑफ कार्बन के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो आप नाम सुने होंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। ग्लूकोज की अगर बात करें तो क्या होता है? C6H12O6। तो चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? C6H2O6। देखो कार्बन 6 हो गया और हाइड्रोजन 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12। और ऑक्सीजन यहां 1 है इंटू 6 O6। आप अगर बात कर ले ग्लूकोज के बाद सुक्रोज का, तो सुक्रोज क्या होता है? C12H22 एंड O11। इसको क्या लिख सकते हैं? C12 एंड H2O11। देखो C12 H कितना हो जाएगा? 2 इंटू 11 22 एंड O कितना हो जाएगा? 1 इंटू 11 11। या इसी तरह से अगर आप लैक्टोज की बात कर लो तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, C12H12 H22O11। और इसे भी आप इस तरह से लिख सकते हो।
तो क्या बोला गया कि ये सब कार्बोहाइड्रेट है। ऐसे कंपाउंड जिनको CxH2O के फॉर्म में, मतलब हाइड्रेट ऑफ कार्बन के फॉर्म में लिखा जा सके, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। ये बोला गया। तो जो इनिशियली हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिले उसके लिए ये डेफिनेशन फिट बैठ रहा था। लेकिन कुछ कंपाउंड, जैसे हम बात करें फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? H3 डबल बॉन्ड OH, मतलब CH2O, तो लिख सकते हैं C1H2O1। देखो C1H2O1 मतलब CH2O, लेकिन ये तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सिमिलरली अगर बात करें एसिटिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड OOH, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की अगर बात करें तो कितना होगा? कितने कार्बन है बेटा? 2, तो C2। H कितने हैं? 3 and 1 4, और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो इसको लिख सकते हैं ना, C का ट्वाइस एंड H2O का ट्वाइस। कैसे? देखो, कार्बन 2 हो गया, H 2 इंटू 2 4 हो गया, एंड ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन ये सब कार्बोहाइड्रेट थे क्या? नहीं, ये सब कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। ये जो कंपाउंड थे दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। मतलब जो पहले हमने डेफिनेशन दिया कार्बोहाइड्रेट का कि द कंपाउंड विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कार्बोहाइड्रेट, ये गलत हो गया। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होने के लिए क्या होना चाहिए था इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि CxH2O के फॉर्म में तुम लिख लो। तो यहां पर क्या देख रहे हो? CxH2O के Y के फॉर्म में तो तुम लिख रहे हो, लेकिन ये कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसे लिख रहे हो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह से एक मॉलिक्यूल की अगर बात किया जाए, रैमनोज, तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12 एंड O5। अगर इसको लिखो, मान लो कि C6 लिखे, अब H2O कितना लिखोगे? अगर 6 लोगे तो एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और 5 लिखोगे H2O तो 5 2 10, 2 हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएगा। मतलब C6CN H2O के फॉर्म में तुम लिख पा रहे हो क्या? नहीं लिख रहे हो। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है, और इसे लिख रहे हो, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो सर ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये डेफिनेशन कैसा है। ये डेफिनेशन तो पूरी तरह से रॉन्ग हुआ, क्योंकि इसने क्या बोला कि कार्बोहाइड्रेट वही होंगे, या कार्बोहाइड्रेट जो भी होंगे उनको CxH2O के फॉर्म में लिख सकते हो। तो हाँ भाई, सही बात है, कुछ कार्बोहाइड्रेट थे जिनको CxH2O के फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनको CxH2O के फॉर्म में तुम नहीं लिख सकते थे, या कुछ ऐसे कंपाउंड जिसे CxH2O के फॉर्म में तो लिख सकते हो, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये डेफिनेशन पूरी तरह से क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। इस चैप्टर में एनसीईआरटी को पूरा का पूरा बेटा पढ़ना, ये सब स्टार्टिंग में दिया हुआ कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन। तो ये कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो पहले आप इसे नोट करें, फिर हम करेक्ट डेफिनेशन की तरफ चल रहे हैं। क्या देखा कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन ये आया कि ऐसे कंपाउंड जिसको हाइड्रेट ऑफ कार्बन CxH2O के फॉर्म में लिखा जा सके उसे क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड मिले, पहले तो कुछ ऐसे कंपाउंड मिले, हाँ भाई कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च की बात भी कर सकते हो, अभी उसको हम लोग आगे देखेंगे, सुक्रोज, ये सब ऐसे कंपाउंड थे जिनको CxH2O के फॉर्म में लिख सकते थे, और ये कार्बोहाइड्रेट थे भी। अब बात करें कि कुछ ऐसे कंपाउंड मिले जो कार्बोहाइड्रेट तो नहीं थे, जैसे फॉर्मल्डिहाइड एसिटिक एसिड, लेकिन इनको CxH2O के फॉर्म में लिख सकते थे। और फिर कुछ और ऐसे कंपाउंड मिल गए जो कि कार्बोहाइड्रेट तो थे, लेकिन CxH2O के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे। तो ये डेफिनेशन पूरी तरह से रॉन्ग हो गया। उसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि अब कार्बोहाइड्रेट को कैसे डिफाइन किया जाए, तो उन्होंने बहुत सारे रिएक्शंस कराए, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस कराए, और उन्होंने पता किया कि कैसा कैसा फंक्शनल ग्रुप इस कार्बोहाइड्रेट में हो सकता है, और उसके बेसिस पे उन्होंने डिफाइन किया कार्बोहाइड्रेट को। और उन्होंने क्या बोला
कि ऐसे कंपाउंड या जो कि ऐसे कंपाउंड जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब OH, मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप हो, पॉलीहाइड्रोक्सी, ऑप्टिकली एक्टिव भी होना चाहिए। तो पॉलीहाइड्रोक्सी, ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन, या फिर ऐसे कंपाउंड जिनमें H2O मिलाने पर, मतलब हाइड्रोलाइसिस करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड कीटोन दे, उसे क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। तो डेफिनेशन लिखते हैं। जो करेक्ट डेफिनेशन है, जो न्यू डेफिनेशन है, वो क्या बोलता है? पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड्स which on hydrolysis gives such unit। सच यूनिट का मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन। तो ऐसे कंपाउंड जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन हो, या फिर ऐसे कंपाउंड जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड कीटोन मिले, उसे क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। ये डेफिनेशन करेक्ट था और ये सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए ये डेफिनेशन लागू होता है। जैसे एग्जांपल की अगर बात कर लो तो ग्लूकोज ले लो, फ्रक्टोज ले लो, मैनोज ले लो, टेलोज ले लो, लैक्टोज ले लो, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन एक्सेट्रा। कितना लिखे? आप एनसीईआरटी पढ़ोगे सब मिलेगा। तो ये सब कंपाउंड क्या थे? कार्बोहाइड्रेट। क्या हमें देखने को मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा? एक तो पॉलीहाइड्रोक्सी, एक से ज्यादा OH ग्रुप होगा, ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, और या तो वो एल्डिहाइड होगा या तो वो कीटोन होगा। हम इसे क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। अब इनिशियली जो कार्बोहाइड्रेट मिले वो कैसे थे? स्वीट इन टेस्ट। और जब स्वीट इन टेस्ट थे तो स्वीट को सैकरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैकरस। तो इसे क्या बोल दिया गया? शुगर। अब ऐसे कुछ मिले जो कि टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस किए। क्या किए? टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दिए, फेलिंग रिएजेंट्स को रिड्यूस कर दिए। तो ऐसे जो भी कार्बोहाइड्रेट, जो भी शुगर्स मिले, उन्हें क्या बोल दिया गया? रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। और चूंकि जो इनिशियली मिले थे वे स्वीट इन टेस्ट थे, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर बोला गया। तो आपसे पूछा जाए कि रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होंगे, तो आप बोलोगे कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करे, फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस करे, उसे क्या बोला जाएगा? रिड्यूसिंग शुगर्स। और जो टॉलरेंस को नहीं रिड्यूस करे, टॉलरेंस, यहां पर फेलिंग भी लिख लोगे, फेलिंग को नहीं रिड्यूस करे,
उसे क्या आप बोलोगे? नॉन रिड्यूसिंग। तो फिर से एक बार देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन। और ऐसे कंपाउंड जिनका हाइड्रोलाइसिस करने के बाद इस तरह के कंपाउंड मिले, किस तरह के? पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन। ऐसे को कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज, एलोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज सब ले सकते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट इनिशियली मिले वो कैसे थे? स्वीट इन टेस्ट। कैसे थे? स्वीट इन टेस्ट। तो उन्हें क्या बोल दिया गया? शुगर। उसे क्या बोल दिया गया? शुगर। और ऐसे शुगर या ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करे उसे बोला गया रिड्यूसिंग शुगर, और जो नहीं करे उसे क्या बोला गया? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यहां पर जो एग्जांपल लिया है मैंने ग्लूकोज, आप याद रखना ये ग्लूकोज जो है पूरे अर्थ पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट अबंडेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अर्थ पे है वो कौन सा है? ग्लूकोज। तो इसे आप नोट करें, इसके बाद हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। हाँ बच्चों, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। और अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट का हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस की अगर बात किया जाए तो यहां पर हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक, मोनोसैकेराइड्स। मोनो मतलब एक, और सैकेराइड मतलब, सैकेराइड वर्ड कहां से आया था? सैकरस। और सैकरस का मतलब क्या होता है? स्वीट इन टेस्ट। और स्वीट इन टेस्ट जो हमारे घर में रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शुगर। तो वहीं से ये वर्ड आया है सैकेराइड्स। मतलब मोनो मतलब एक यूनिट, और सैकेराइड का मतलब एक यूनिट यहां से छोटा सा कार्बोहाइड्रेट मिला। कहने का मतलब क्या है? सुनना कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलाइसिस फर्दर नहीं हो सकता, या ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जो सबसे अपने सिंपलेस्ट यूनिट में है, उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर एक से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाया जा सके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड। क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड। जैसे ऐसे समझ लो कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, 5 रुपए का एक नोट है, और तुम गए किसी के यहां और बोले कि एक एक का क्वाइन दे दो, 1-1 रुपए का क्वाइन दे दो, तो वो 5 दे देगा। किसी के पास 10 रुपए का नोट है तो जाके बोलता है कि 1-1 रुपए का क्वाइन दो, तो उसने कितना क्वाइन दिया होगा? 10। किसी के पास 100 रुपए का नोट है और जाके बोलेगा कि 1-1 रुपए का सिक्का दे दे, कितना मिलेगा सिक्का उसे? 100। लेकिन किसी के पास 1 ही रुपए का क्वाइन है, 1 ही रुपए का सिक्का है, और वो जाके दुकान पर बोलेगा कि हमें इस पैसे का 1-1 रुपए का क्वाइन दे दो, तो दुकानदार क्या बोलेगा? अरे यार, तुम्हारे पास 1 ही रुपया है, अब इसमें 1 रुपया से 1 ही रुपया मिलेगा तो 1 ही क्वाइन मिलेगा। मतलब ये ऐसा यूनिट है जिसका हाइड्रोलाइसिस फर्दर नहीं हो सकता है, या मान लो कि हाइड्रोलाइसिस कर भी दिया तो इसमें एक ही यूनिट है, किस चीज का? कार्बोहाइड्रेट का। यहां पर एक ही यूनिट है, किस चीज का? वो जो मोनोमर यूनिट है या कार्बोहाइड्रेट है, एक ही यूनिट है। तो क्या हम लोग लिखेंगे? इट इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ, इट इज द simplest unit of carbohydrate. एग्जाम्पल के अगर तौर पर देखो
तो याद आ रहा है ना, मैगी मैंने पढ़ाया था ना, अरे 11th में जब मैंने आपको पढ़ाया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो उसमें मैगी बनाया पढ़ाया था आपको, मैगी बनाया नहीं था यार, पढ़ाया था आपको। एम से क्या, मैनोज, ए से एलोज, जी से गैलेक्टोज और आई से इंडोज। याद आ रहा है ना? और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी बताया था, ओपन चेन स्ट्रक्चर, याद आ रहा है ना, राम लाल राम राम, ऐसा कुछ पढ़ाया था ना। तो वो सब मोनोसैकेराइड्स थे। अगर बात करें कि टोटल मोनोसैकेराइड्स कितने हैं, तो जो टोटल नोन मोनोसैकेराइड्स हैं, टोटल जो जानकारी है मोनोसैकेराइड्स हैं, वो कितने हैं, 20। कितने हैं, 20। टोटल मोनोसैकेराइड्स जो नोन है वो 20 है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कौन कौन से बेटा, जैसे हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एलोज, गैलेक्टोज, मैनोज, मनोज नहीं, मैनोज, इंडोज एक्सेट्रा, ये क्या है, मोनोसैकेराइड, सबसे सिंपलेस्ट यूनिट। अब इनका हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता, तो इन्हें क्या हम लोग बोलेंगे, मोनोसैकेराइड। बात करें अगर सेकेंड क्लासिफिकेशन का, तो वो क्या है, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स की अगर बात किया जाए, तो इनको हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 यूनिट से लेके 10 यूनिट तक, कितने यूनिट, 2 यूनिट से लेके 10 यूनिट तक क्या मिलता है, मोनोसैकेराइड्स। तो क्या लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट gives 2 to 10 units monosaccharides on hydrolysis। कितना, 2 यूनिट से लेकर 10 यूनिट तक आपको क्या दें, मोनोसैकेराइड। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जिनका फर्दर हाइड्रोलाइसिस ना हो, वो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट हो कार्बोहाइड्रेट का। एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो पाए, जिसको तोड़कर, जिसको हाइड्रोलाइज करके एक से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आप ना बना सके, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोसैकेराइड। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एलोज, गैलेक्टोज, मैनोज, इंडोज एक्सेट्रा। टोटल मोनोसैकेराइड कितने हैं नोन, 20। अब बात अगर करें ओलिगोसैकेराइड का, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 से लेकर 10 यूनिट तक क्या मिले, मोनोसैकेराइड। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड। जैसे 2 यूनिट मिला तो डाइसैकेराइड, 3 यूनिट मिला तो ट्राइसैकेराइड, 4 यूनिट मिला तो टेट्रासैकेराइड, 5 यूनिट मिला तो पेंटासैकेराइड। तो हमने एक नाम दे दिया क्या, ओलिगोसैकेराइड। 2 से 10 यूनिट मिला तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड। जैसे एग्जांपल में ले सकते हो, कुछ डाइसैकेराइड्स देखना है एग्जांपल में, तो क्या ले सकते हो डाइसैकेराइड्स में, सुक्रोज, और क्या ले सकते हो, लैक्टोज, और क्या, माल्टोज। सुक्रोज क्या होता है, जीएफ। जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, जीएफ का मतलब क्या है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। लैक्टोज में क्या होता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, जीएल एंड जी। और माल्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज।
ये सब तो आगे हम डाइसैकेराइड्स पढ़ेंगे, डिटेल में तो देखेंगे, लेकिन बस इतना याद रखना कि सुक्रोज क्या होता है, जीएफ होता है। गैलेक्टोज क्या होता है, गाल्जी होता है। गाल्जी मतलब गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। और माल्टोज जो क्या होता है, जीजी होता है, मतलब ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के क्या होंगे, उसमें 2 यूनिट्स होंगे। अगर इसी तरह से ट्राइसैकेराइड्स की बात करें, तो ट्राइसैकेराइड्स में क्या होगा, रैफिनोज, इसमें क्या होता है, जीएफ गाल, मतलब तो समझ ही गए होंगे, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड गैलेक्टोज। टेट्रासैकेराइड्स की बात अगर करें, तो टेट्रासैकेराइड्स में कितने मोनोसैकेराइड्स यूनिट होंगे, 4 मोनोसैकेराइड्स यूनिट होंगे। तो ऐसे बहुत एग्जांपल्स हो सकते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, तो पहले आप इसे नोट करें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे किस चीज की, पॉलीसैकेराइड्स की। तो देखो मोनोसैकेराइड्स में क्या था, सिंपलेस्ट यूनिट कार्बोहाइड्रेट का, जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, वो सबसे छोटा यूनिट है। कितने हैं नोन, 20 है। ओलिगोसैकेराइड जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 से 10 यूनिट क्या मिले, मोनोसैकेराइड। 2 यूनिट मिला तो डाइसैकेराइड, 3 मिला तो ट्राइसैकेराइड, 4 मिला तो टेट्रासैकेराइड, 5 मिला पेंटासैकेराइड। तो हम क्या बोलेंगे, 2 से 10 यूनिट क्या दिया, मोनोसैकेराइड, तो वो क्या है, ओलिगोसैकेराइड। और मोर देन 10 यूनिट्स मिला तो उसे बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। जैसे आपने नाम सुना होगा स्टार्च, आपने नाम सुना होगा सेलुलोज, आपने नाम सुना होगा ग्लाइकोजेन। तो ये सब क्या है, 10 से ज्यादा यूनिट देते हैं किस चीज के, मोनोसैकेराइड्स के। तो पहले आप इसे नोट करें। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स का। मोनो हो गया, ओलिगो हो गया, अब कौन सा है, पॉली। पॉलीसैकेराइड की अगर बात करें तो पॉलीसैकेराइड क्या होगा, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर कितने यूनिट मिले, मोर देन 10 यूनिट्स। तो क्या लिखेंगे, द कार्बोहाइड्रेट व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस gives more than 10 units of monosaccharides are polysaccharides। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, ऐसे पॉलीसैकेराइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 से 10 यूनिट, 10 से ज्यादा यूनिट, 2 से 10 था क्या, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। और 10 से ज्यादा यूनिट जो दे रहा है वो क्या है, पॉलीसैकेराइड। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, मोनो, मोनो मतलब जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता, वो सबसे छोटा वाला है। ओलिगो मतलब हाइड्रोलाइसिस हो सकता है लेकिन हाइड्रोलाइसिस के बाद 2 यूनिट से लेकर 10 यूनिट तक मोनोसैकेराइड देगा। और पॉलीसैकेराइड जिनका हाइड्रोलाइसिस होने के बाद 10 यूनिट से ज्यादा मोनोसैकेराइड मिलता है, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज एक्सेट्रा। ये सब क्या है, पॉलीसैकेराइड। अब अगर कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो इससे पहले भी मैंने बताया कि 2 तरह के हो गए, एक कौन सा, रिड्यूसिंग, और एक क्या है, नॉन रिड्यूसिंग।
एक रिड्यूसिंग और एक नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग कौन सा होगा? रिड्यूसेस टॉलेंस एंड फेलिंग। और नॉन रिड्यूसिंग कौन सा होगा? डज नॉट रिड्यूसेस टॉलेंस एंड फेलिंग। टॉलेंस एंड फेलिंग। तो कार्बोहाइड्रेट को फर्दर जो क्लासिफिकेशन किया गया वो टॉलेंस और फेलिंग के रिएक्शन के आधार पे, कि अगर टॉलेंस और फेलिंग को रिड्यूस कर दिया तो क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट या रिड्यूसिंग शुगर, और नहीं कर पाया तो क्या बोलेंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो पॉलीसैकेराइड जो मिले हमें, उनका टेस्ट जो था स्वीट नहीं था, इसलिए इसे रिड्यूसिंग बोलेंगे कि नॉन रिड्यूसिंग? तो तुम बोलोगे कि क्या बोलोगे? या शुगर बोलोगे कि नॉन शुगर? नॉन शुगर। और दूसरी चीज कि ये रिड्यूसिंग नेचर के नहीं थे, मतलब ये कैसे थे? उन्हें रिड्यूस नहीं कर रहे थे। किसे नहीं रिड्यूस कर रहे थे? टॉलेंस और फेलिंग को। तो क्या बोलेंगे? ये नॉन रिड्यूसिंग नेचर के होंगे। अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिड्यूसिंग है और नॉन रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग की बात करें तो कौन कौन से होंगे? तो ऑल मोनोसैकेराइड, ऑल मोनोसैकेराइड्स, जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो सब के सब क्या है? रिड्यूसिंग नेचर के हैं। और कौन से? ऑल डाइसैकेराइड, एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज को छोड़ के सभी के सभी डाइसैकेराइड्स वो भी कैसे होंगे? रिड्यूसिंग होंगे। बाकी सब ऑल डाइसैकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज क्या है? रिड्यूसिंग है। ऑल मोनोसैकेराइड क्या है? रिड्यूसिंग है। अगर पॉलीसैकेराइड की बात करें तो ये सब क्या है? नॉन रिड्यूसिंग। तो सुक्रोज की अगर बात कर ले, पॉलीसैकेराइड की अगर बात कर ले, तो ये सब कैसे हैं? नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि ये फेलिंग को, टॉलेंस को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। या डाइसैकेराइड को छोड़ दिया जाए, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, ये सब कैसे हैं? नॉन रिड्यूसिंग। तो आप रिड्यूसिंग में क्या याद रखोगे? ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड ऑल डाइसैकेराइड एक्सेप्ट सुक्रोज। और रिड्यूसिंग में क्या याद रखोगे? सुक्रोज एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो आप इसे नोट करें, फिर आगे और इसका क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। बच्चों ये हमने क्या देखा अभी तक? कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि उसे नॉन शुगर बोलते हैं, क्योंकि स्वीट टेस्ट में नहीं होता है, टेस्ट में स्वीट नहीं होता है, इसलिए क्या बोलेंगे? नॉन शुगर। और रिड्यूसिंग नेचर का होता है कि नॉन रिड्यूसिंग नेचर का? तो नॉन रिड्यूसिंग नेचर का। आपसे पूछा जाए कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? सर सुक्रोज एंड पॉलीसैकेराइड। रिड्यूसिंग में कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑल मोनोसैकेराइड्स, ऑल डाइसैकेराइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज। अब बात करते हैं मोनोसैकेराइड्स का। तो अगर मोनोसैकेराइड्स की अगर बात करें, मोनोसैकेराइड्स की अगर बात करें तो मोनोसैकेराइड्स में अगर एल्डिहाइड है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि भाई कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन। फिर से मैं बोलूं, पॉलीहाइड्रोक्सी, एक से ज्यादा OH, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन। तो अगर एल्डिहाइड उसमें फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा बेटा? एल्डिहाइड, तो उसे बोलेंगे एल्डोज। क्या बोलेंगे भाई? एल्डोज। और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो क्या बोलेंगे?
कीटोज। अरे बोलो क्या बोलेंगे? कीटोज। तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो क्या बोलेंगे? एल्डोज। कीटोन है तो क्या बोलेंगे? कीटोज। अब नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? अगर नंबर ऑफ कार्बन की बात करें, नंबर ऑफ सी एटम, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर मान लो कि 3 है और फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है तो क्या बोलेंगे? एल्डो ट्राइओज। क्या बोलेंगे बेटा? एल्डो ट्राइओज। क्यों भाई? 3 कार्बन तो ट्राई, एल्डोज है तो एल्डो, क्या नाम हो जाएगा? एल्डो ट्राइओज। और कीटोन है तो क्या बोलेंगे? कीटो ट्राइओज। इसी तरह से अगर कार्बन का नंबर 4 है तो क्या बोलेंगे? एल्डो। 4 के लिए क्या यूज करते हैं? मोनो, डाई, ट्राई या टेट्रा? तो आप लोगों के टेट्रा, तो क्या हो जाएगा? एल्डो टेट्रोज। और ये क्या हो जाएगा? कीटो टेट्रोज। अगर 5 कार्बन हो गया, अल्डिहाइड है तो एल्डो पेंटोज। और कीटोन है तो कीटो पेंटोज। इसी तरह से 6 कार्बन हो गया तो एल्डो हेक्सोज। और इसे क्या बोलेंगे? कीटो हेक्सोज। और जो हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है, हेक्सोज के बारे में ही पढ़ना है। जो भी मोनोसैकेराइड का स्टडी करना है, हेक्सोज के बारे में पढ़ना है। मतलब एल्डो हेक्सोज और कीटो हेक्सोज। तो ये मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन है कि अगर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डोज बोलेंगे, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो क्या बोलेंगे बेटा? कीटोज बोलेंगे। अरे बोलो क्या बोलेंगे? कीटोज बोलेंगे। अल्डिहाइड तो एल्डोज, कीटोन है तो कीटोज, 3 कार्बन है तो एल्डो ट्राइओज, 3 कार्बन का कीटोन है तो कीटो ट्राइओज। इसी तरह से 4 कार्बन है तो एल्डो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, कीटो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज। ये हेक्सोज का मतलब क्या है? कि 6 कार्बन का ये मोनोसैकेराइड है। एल्डो का मतलब क्या है? कि 6 कार्बन का जो मोनोसैकेराइड है उसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह से यहां पर टेट्रोज का मतलब क्या है? 4 कार्बन का। और कीटो का मतलब क्या है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बोहाइड्रेट। तो कीटो टेट्रोज का मतलब ये होता है। कीटो टेट्रोज का मतलब क्या होता है? कि वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और वो 4 कार्बन का है। तो हमें मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ने हैं। मोनोसैकेराइड्स के बारे में अगर देखा जाए तो 2 तरह के हैं। कौन कौन से? एल्डोज और कीटोज। तो ये एल्डोज और कीटोज के बारे में इंफॉर्मेशन था। अब इसके बाद हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे कि एक एक, जैसे हमें मोनोसैकेराइड की बात किया जाए तो 2 ही मोनोसैकेराइड के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा? ग्लूकोज के बारे में और फ्रक्टोज के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? ग्लूकोज के बारे में और फ्रक्टोज के बारे में। तो हमें 2 मोनोसैकेराइड को पढ़ना है। कौन कौन सा भाई? तो एक तो ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज क्या है? हेक्सोज है। और कौन सा? एल्डो हेक्सोज। एल्डो हेक्सोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है ना बेटा? मैंने बताया था आपको। कब? ऑप्टिकल आइसोमेरिज में। एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा दो सर, यहां H है और सबसे लास्ट में CH2OH लिख दो। उसके बाद का तो सर कहानी याद है। क्या बताया था? राम लाल राम राम बताया था ना। राम, आर से क्या हुआ? राइट, मतलब यहां का OH राइट होगा। लाल मतलब लेफ्ट, क्या होगा? OH लेफ्ट में होगा। फिर रामलाल के बाद राम राम, दोनों OH कहां आ गया? राइट में आ गया। दिस इज ग्लूकोज। ये क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। अब ग्लूकोज से एल्डोज और मैंने बताया था कुछ, याद आ रहा है क्या? मैंने बनाया था ना क्लास में, बनाया नहीं था, बताया था क्या? मैगी। याद आ रहा है ना? मैगी। एम से क्या था? अरे बोलो। एम से मैनोज था सर। एम से क्या था? मैनोज। मनोज नहीं, मैनोज। ए से क्या था? एलोज। जी से क्या था? यहां मैं लिख रहा हूं गैलेक्टोज।
और आई से क्या था, इंडोज। सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो मैगी के ऊपर लिखो 2 3 4 5, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन। ग्लूकोज के सेकंड कार्बन के OH को चेंज कर दो, मतलब यहां H कर दो, यहां OH कर दो, तो क्या बन जाएगा, मैनोज। मनोज नहीं, मैनोज। सेकंड कार्बन वाले OH को यहां रखा, H को यहां रखा, तो क्या बन गया, मैनोज। थर्ड सेकंड वाले को छोड़ दो, जैसे था ग्लूकोज को ऐसे रहने दो। थर्ड कार्बन वाले को चेंज करो, OH को इधर और H को इधर कर दो, तो क्या बन जाएगा, थर्ड कार्बन से एलोज, 3 के ऊपर क्या है, एलोज बन जाएगा। ग्लूकोज को ऐसे ही रहने दो, फोर्थ कार्बन को चेंज करो, OH को इधर कर दो, H को इधर कर दो, क्या बन जाएगा, फोर्थ पे क्या बना है, गैलेक्टोज। इसी तरह से फिफ्थ कार्बन के OH को इधर और H को इधर कर दो, तो क्या बन जाएगा, इंडोज। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, और ये भी एक फनी ट्रिक है, क्या, राम लाल राम राम। राम R से स्टार्ट है तो राइट, लाल L से स्टार्ट है तो लेफ्ट, फिर R से स्टार्ट है तो राइट, फिर R से स्टार्ट है तो राइट, राइट लेफ्ट राइट राइट, ये सब है क्या, OH। क्या है, OH। तो ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का स्पेशियल अरेंजमेंट, जिसे हम आगे देखेंगे। क्या है, राम लाल राम राम। तो चाहे तो लिख सकते हो राम लाल राम, और ये क्या है, राम। राम का मतलब क्या है, राइट, और लाल का मतलब क्या है, लेफ्ट, और ये राइट लेफ्ट में है क्या, OH। तो इससे आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के OH का स्पेशियल अरेंजमेंट याद रख सकते हो। और यहां से मैगी जो मैंने लिखा है, सेकंड के OH और H को चेंज कर दिया, तो क्या बन जाएगा, मैनोज, और बाकी सब वैसे ही रहेंगे। तो मैनोज का भी आपका स्पेशियल अरेंजमेंट पता चल जाएगा, इसी तरह से एलोज का पता चल जाएगा, इसी तरह से गैलेक्टोज का और इंडोज का पता चल जाएगा। तो इसे आप नोट करें। तो चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज के बारे में आपने सुना भी होगा भाई, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है जो कि एल्डोज शुगर है, जो कि अभी मैंने बताया। ग्लूकोज का सोर्स क्या है, ग्लूकोज कहां कहां मिल सकता है, तो आप ग्लूकोज तो आप मतलब फ्रूट्स में, जैसे जो भी स्वीट फ्रूट्स हैं उसमें आप देख सकते हो ग्लूकोज रहता है। हनी की अगर बात करो, जो शहद आप लेते हो, उसमें भी ग्लूकोज रहता है। अगर आप राइप ग्रेप्स की बात करो, अंगूर की बात करो, तो उसमें भी क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है। अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज को कैसे सिंथेसिस किया जाता है, तो ग्लूकोज को सिंथेसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुक्रोज लेते हैं, केन शुगर। सुक्रोज नाम सुना हुआ है ना। और उस सुक्रोज की अगर बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6। ग्लूकोज सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6, C12, H22, H22 एंड O11। और इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है in the presence of HCl, in the presence of HCl or H2SO4, in the presence of HCl or H2SO4। तो जो बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक मॉलिक्यूल हमें ग्लूकोज का मिलता है और दूसरा जो है फ्रक्टोज मिलता है। एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिलता है। इसी तरह से दूसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर बात करें तो हमने क्या लिया, स्टार्च। क्या लिया, स्टार्च, C6H12O6, इसका N। ये क्या है, स्टार्च क्या था, पॉलीसैकेराइड था, N मॉलिक्यूल है, और इसका हाइड्रोलाइसिस कराया इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O एट 393 केल्विन। तो N मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिला, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज मिला। तो साइंटिस्ट लोग से पूछा जाए कि ग्लूकोज कैसे बनाओगे, तो उन्होंने बताया कि 2 तरीका हमारे पास अभी है जिससे ग्लूकोज बना सकते हो। या तो सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करा दो HCl H2SO4 के प्रेजेंस में, या फिर स्टार्च ले लो
और उस स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस कराओ, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस कराओ किस चीज के प्रेजेंस में? H2SO4 के प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंट में। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 393 केल्विन। प्रेशर कितना होना चाहिए? नियर अबाउट 2 एटमॉस्फेयर। तो क्या मिल जाएगा? n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के n मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, इसे आप नोट करेंगे। उसके बाद ग्लूकोज के हम अरेंजमेंट तक जाएंगे, इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कैसे इसका अरेंजमेंट है। जैसे आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज क्या है? C6H12O6, C6H12O6, तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो आप नहीं बता सकते हो। अरे भाई ऑक्सीजन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, ऑक्सीजन है तो अल्कोहल भी हो सकता है, अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ईस्टर भी हो सकता है। तो अभी आप इस कंडीशन में नहीं हो कि बता पाओ कि ग्लूकोज के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके फंक्शनल ग्रुप को बताने के लिए साइंटिस्ट लोगों को बहुत सारा मेहनत करना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा। ये रिएक्शन कराया, वो रिएक्शन कराया, ये पता लगाया, वो पता लगाया, तब आपके सामने आज जाके ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता रहता है कि हाँ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, स्पेशल अरेंजमेंट ऐसे होता है। रामलाल राम। तो पहले आप इसे नोट करें, उसके बाद इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो हम लोग चलते हैं ग्लूकोज के पास और पता करते हैं कि उसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले ग्लूकोज की अगर बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें कैसे क्या पता चला? C6H12O6। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता चला, तो अभी तक तो हमें ये नहीं ना पता है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है। हमें तो ये पता चल गया कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है जिसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। तो अब हमने क्या किया कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया और उसमें हमने पता करना चाहा जो C6H12O6 था ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कि क्या क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हमने ग्लूकोज का क्या किया? HI के साथ हीटिंग किया। आपको पता है कि HI इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रेड फास्फोरस HI ऑक्सीजन का दुश्मन है। तो जब हीट किया ग्लूकोज को, सुनना अच्छी तरह से, यहां से हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला पता चलने वाला है, स्ट्रक्चर पता चलने वाला है। तो ग्लूकोज को जब हीट किया गया HI के साथ तो हमें N हेक्सेन मिला। क्या मिला? N हेक्सेन। तो तुम्हें यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ग्लूकोज को जब रिड्यूस किया गया, HI के साथ हीट किया गया तो N हेक्सेन मिला। तो N हेक्सेन कैसा है? लॉन्ग चेन दिख रहा है कि कोई ब्रांचिंग इसमें है? तो आप बोलोगे सर कोई ब्रांचिंग नहीं है। 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का लॉन्ग चेन मिला। इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज को का जो मॉलिक्यूल है उसमें लॉन्ग चेन होगा, ब्रांचिंग नहीं होगा, नॉट ब्रांचिंग। ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कोई ब्रांचिंग नहीं है। फिर क्या किया गया कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था उसके साथ NH2OH का रिएक्शन कराया गया और HCN का रिएक्शन कराया गया। तो देखा गया कि NH2OH के साथ रिएक्शन कराया गया तो यहां से ऑक्जाइन बन गया और यहां से साइनोहाइड्रिन बन गया। भाई एल्डिहाइड एंड कीटोन मैंने पढ़ाया है, तो इतना तो एक्सपेक्टेशन आपसे रख सकता हूं कि अगर किसी मॉलिक्यूल का NH2OH से रिएक्शन कराया गया और ऑक्जाइन बना तो मॉलिक्यूल क्या होगा। तो आपको पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड का हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH से रिएक्शन कराता है, क्या बनता है? ऑक्जाइन। HCN से रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है? साइनोहाइड्रिन। तो carbonyl compound if reacts with NH2OH gives oxygen and the carbonyl compound after reaction with HCN gives cyanohydrin. It means there is some compound is present and after reaction with NH2OH gives oxygen, that it confirms that compound is carbonyl compound. कोई एक कंपाउंड रखा हुआ है और उसका NH2OH से रिएक्शन करा रहे हैं तो ऑक्जाइन बनता है। तो हमें पता है कि NH2OH से कार्बोनिल कंपाउंड ही ऑक्जाइन देता है। इसका मतलब ये इसमें क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। तो यहां से क्या पता चलता है कि ग्लूकोज हैज अ कार्बोनिल ग्रुप। अब ये कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। उसके बाद क्या किया गया कि वीक ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट लाइक Br2 वाटर से रिएक्शन कराया गया। तो यहां पर देखा गया ये कंपाउंड बना ग्लूकोनिक एसिड। क्या बना? ग्लूकोनिक एसिड। मतलब यहां कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया था। अब एक चीज तुम मेरे को बताओ, कीटोन ऑक्सीडाइज हो पाता है क्या वीक ऑक्सीडाइजिंग मीडियम में? नहीं हो पाता है। कीटोन का तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होता। तो यहां पर जो कार्बोनिल ग्रुप है ग्लूकोज में, ये कंफर्म हो गया कि ये क्या है? अल्डिहाइड है, क्योंकि अल्डिहाइड इजीली क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जब ग्लूकोज Br2 वाटर से रिएक्शन किया और ग्लूकोनिक एसिड बना, तो यहां से हमें यह पता चल गया कि दैट अल्डिहाइड ग्रुप, दैट कार्बोनिल इज अल्डिहाइड ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप क्या है? अल्डिहाइड है। तो इतना कुछ अभी हमें पता चल गया है ग्लूकोज के बारे में। क्या क्या पता चला है? कि एक लॉन्ग चेन एल्केन है, लॉन्ग चेन कंपाउंड है, एल्केन नहीं लॉन्ग चेन कंपाउंड है, जो कि 6 कार्बन का चेन है ग्लूकोज में। उसमें पता यह चल गया कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप है, और यह भी पता चल गया कि वो कार्बोनिल ग्रुप कुछ और नहीं अल्डिहाइड है। अब इसके बाद और भी हमें पता करना है ग्लूकोज के बारे में, तो पहले इसे नोट करें, उसके बाद फिर देखते हैं। तो बच्चों अभी तक हमें क्या पता चला ग्लूकोज के बारे में? 3 इंफॉर्मेशन कि एक 6 कार्बन का चेन है और उसमें अल्डिहाइड ग्रुप है। OH का अरेंजमेंट क्या है, अल्कोहल है क्या है, ये सब नहीं पता चला है। सिर्फ और सिर्फ ये पता चला है कि ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल होगा वो 6 कार्बन का लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है और उसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, जो अभी हमने 3 एक्सपेरिमेंट उस पर किए, 3 रिएक्शन कराए। अब क्या किया गया ग्लूकोज के लिए कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था उसका रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से CH3 C डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O CH3 से कराया गया, या फिर CH3COCl से एसिटाइल क्लोराइड से। तो आपको पता है यहां से Cl जाता है, यहां से ये जाता है, और अल्कोहल से रिएक्शन होता है तो यहां से Cl और यहां से HCl बाहर निकलेगा और एसाइलेशन रिएक्शन होगा। मैंने बताया था इसका मास 43 यूनिट है, और यहां से H जा रहा है तो 1 यूनिट चला गया, 43 आया, मतलब नेट एडिशन कितना का होता है? 42 का। मैंने बताया था बेटा। अब अगर ग्लूकोज की बात किया जाए C6H12O6 का, तो जब एसाइलेशन कराया गया तो यहां से क्या हमें मिलता है? पेंटा एसीटेट। क्या मिलता है? पेंटा एसीटेट। पेंटा एसीटेट का मिलना यह कंफर्म करता है कि देयर आर 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप, क्योंकि एक एसीटेट बनता, एक ही आयन आके जुड़ता तो हम क्या बोलते हैं? मोनो एसीटेट। 2 आता तो डाई एसीटेट। एक OH से एक ही एसीटेट आयन बनेगा। क्योंकि पेंटा एसीटेट बन रहा है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि देयर आर 5 OH ग्रुप इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने OH ग्रुप है? 5 OH ग्रुप है। उसके बाद क्या किया गया कि ग्लूकोज का रिएक्शन कराया गया किस चीज से? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 से। तो देखा गया कि एक एसिड मिला जिसका नाम है सैकरिक एसिड, और ये कैसा था? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड था। ये क्या था? सैकरिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बात सुनना मेरी, ग्लूकोज के बारे में यह पता चल चुका है कि वो अल्डिहाइड है। ग्लूकोज के बारे में यह पता चल गया है कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड है, ये 6 कार्बन का चेन है और उसमें 5 OH ग्रुप है। अब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्डिहाइड को एसिड बना दिया था, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बनाएगा क्या? आप बोलोगे सर बनाएगा। तो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे मिल गया? 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे मिल गया? सर अल्कोहल में अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। मतलब ये 5 अल्कोहल जो था, 5 OH ग्रुप जो था, उसमें से एक OH ग्रुप जो होगा वो कैसा होगा? प्राइमरी अल्कोहल। तो क्या लिखेंगे? यहां से क्या पता चला? आउट ऑफ
5 OH groups. Out of 5 OH groups, glucose has 1, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब ग्लूकोज के पास 1 डिग्री अल्कोहल है। तो देखो, एक तो अल्डिहाइड में O आ गया और दूसरा O यहां पर आ गया, 4 OH और होंगे। 4 OH और कहां होंगे? 6 कार्बन का है बेटा लॉन्ग चेन, और एक तो अल्डिहाइड हो गया, और यहां पर क्या हो गया? एक 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो बाकी 1 2 3 4 इस पे OH लाओगे तो ये कैसा होगा? प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी। तो इससे क्या पता चला? एंड रिमेनिंग 4 आर 2 डिग्री अल्कोहल। रिमेनिंग 4 जो होंगे वो कैसे होंगे? 2 डिग्री अल्कोहल। तो यहां से ग्लूकोज के बारे में हमें पता चल गया कि उसमें एक अल्डिहाइड है, दूसरा पता चल गया कि वो लॉन्ग चेन है, तीसरा पता चला कि वो उसमें 5 OH ग्रुप है, चौथा पता चल गया कि उसमें 1 OH जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है। अब इसके बाद अगर बात किया जाए तो एक फीशर नाम का साइंटिस्ट आया, और उस फीशर नाम के साइंटिस्ट ने ग्लूकोज का स्पेशल अरेंजमेंट बताया। कैसे? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को करके, और उसके बाद बताया कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से कुछ होगा। तो पहले आप इसे नोट करें, उसके बाद सारी चीजों को मैं नोट करूंगा, और तब आप उससे ग्लूकोज के स्पेशल अरेंजमेंट को देखोगे। हाँ बच्चों, तो देखो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। यहां पर 4 जो मैं लिखा हूं वो तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? सर, C डबल बॉन्ड OH, CHOH, फिर से CHOH, फिर से CHOH, फिर से CHOH, 4 बार CHOH है। तो इसको मैंने एक ही बार में क्या लिख दिया है? CHOH 4 टाइम्स। अब इसमें हमने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किया था? तो एक्सपेरिमेंट की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हमने एक्सपेरिमेंट क्या किया था कि ग्लूकोज का रिएक्शन HI से कराया था, HI एंड हीट किया था। तो क्या मिल गया था? 6 कार्बन का एल्केन। इससे क्या पता चला था कि ग्लूकोज जो है वो एक लीनियर चेन मॉलिक्यूल है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो इससे क्या पता चला था? लीनियर चेन। दूसरा रिएक्शन हमने क्या किया था ग्लूकोज का? इसका रिएक्शन NH2OH से कराया था। तो देखो, अल्डिहाइड और अमोनिया डेरिवेटिव आपस में रिएक्शन करके क्या देते हैं? प्रोडक्ट देते हैं। यहां से O और यहां से H2 मिलकर H2 हो जाता है। और मैंने बताया भी कि पुराने वाले एनसीईआरटी को देखोगे तो पेज नंबर 360 में आपको मिलेगा, ऐसे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी मिलेगा। तो यहां से O और यहां से H2 चला जाएगा तो H2O निकल जाएगा। तो क्या बना होगा? यहां पर देखो कार्बन, और यहां से डबल बॉन्ड N आ गया सर, ये OH, यहां पर H था। उसके बाद CHOH कितने बार? 4 बार, और CH2OH। ये क्या मिल गया? ऑक्जाइन। सिमिलरली आपने रिएक्शन कराया था किस चीज से? HCN से। तो क्या बना था? साइनोहाइड्रीन। तो साइनोहाइड्रीन HCN में क्या है? CN माइनस, जाके पोलर पाई बॉन्ड पर अटैक किया था। तो क्या बना था? यहां पर CN आया था और एक OH आया था, और CHOH 4 बार आया था, और उसके बाद CH2OH। तो ये क्या है? साइनोहाइड्रीन। ये दोनों क्या बताया तुम्हें कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसमें क्या है? एक या तो अल्डिहाइड है या तो कीटोन है। उसके बाद वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Br2H2O लिया गया, Br2 वाटर। तो क्या बना? ग्लूकोनिक एसिड। ये अल्डिहाइड को किस चीज में कन्वर्ट कर दिया होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो क्या बना होगा? C डबल बॉन्ड O OH, और यहां पर CHOH कितने बार? 4 बार, और यहां पर CH2OH। सर आप इस तरह से क्यों लिख रहे हो? तो ये भी तो यहां आ सकता था, नहीं, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो यहां से क्या पता चला कि ग्लूकोज में क्या है? अल्डिहाइड का कंफर्मेशन मिला। उसके बाद आपने क्या किया? एसिटाइल क्लोराइड या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया।
तो यहां से क्या मिला, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, C डबल बॉन्ड OH, और जितने भी अल्कोहल थे CHO, C डबल बॉन्ड OCH3, एक एसीटेट है और इसको यहां पर 4 बार लिख दिया, और यहां पर CH2 OC डबल बॉन्ड OCH3, पेंटा एसीटेट मिला। इससे क्या पता चला कि 5 OH ग्रुप है। और उसके बाद आपने क्या किया, इसका रिएक्शन HNO3 से कराया। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां से क्या मिला, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, यहां से CHOH 4 बार, और यहां पर फिर क्या आ गया, COOH। तो यहां से क्या पता चला कि एक अल्डिहाइड तो था ही और एक 1 डिग्री अल्कोहल था। तो यहां से ग्लूकोज का इतना सारा रिएक्शन कराया गया, तो हमें ये पता चल गया कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन का ओपन चेन मॉलिक्यूल है। उसके बाद 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है जिसमें लीनियर चेन है। उसके बाद क्या पता चला कि उसमें एक कार्बोनिल कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप है, या तो अल्डिहाइड या तो कीटोन। यहां से क्या पता चल गया कि यहां पर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। यहां से क्या पता चला, 5 OH ग्रुप है। यहां से क्या पता चला कि एक 1 डिग्री अल्कोहल है। तो मैं इसको डिफरेंट कलर रेड पेन से लिख रहा हूं। यहां से क्या पता चला, लीनियर चेन मॉलिक्यूल। यहां इन दोनों एक्सपेरिमेंट से क्या पता चल रहा है कि कार्बोनिल है, मतलब या तो अल्डिहाइड या तो कीटोन है। यहां से क्या पता चला कि ये अल्डिहाइड है। ये रेड से जो मैं लिख रहा हूं या रेड से जो मैंने सर्किल किया है वो क्या है कि इस रिएक्शन से हमें पता चला कि ग्लूकोज जो है 6 कार्बन चेन का लीनियर चेन मॉलिक्यूल है। यहां से पता चला कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप है, या इस रिएक्शन से पता चला कि ग्लूकोज में एक अल्डिहाइड ग्रुप है। इस रिएक्शन से पता चला कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है। और इस रिएक्शन से हमें क्या पता चला कि 1 प्राइमरी अल्कोहल है। इतना कुछ होने के बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था फिशर, और उस फिशर ने ग्लूकोज का स्पेशल अरेंजमेंट जो कि आपने देखा कि 4 OH यहां और एक 5वां OH यहां, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो ये है, तो इसमें OH कहां कहां है, इस चीज को फिशर साइंटिस्ट ने बताया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को करने के बाद। और जो बताया, जो उसे मिला, उसने क्या बताया कि एक वर्ड याद रखना, रामलाल राम राम। क्या याद रखना है, उसने नहीं बताया, मैं बता रहा हूं। एक OH यहां का राम मतलब राइट, यहां का OH कहां लेफ्ट, यहां का OH कहां राइट, और यहां का भी OH कहां होना चाहिए, राइट। सर यहां का OH क्या, भाई ये तो कायरल है ही नहीं ना, ये सब कायरल है तो याद रखना था कि राइट में है कि लेफ्ट में है। सर क्यों नहीं कायरल है, ये CH2OH है बेटा, इस कार्बन पे 2 H आ गया तो कायरल नहीं रहा। तो कायरल कार्बन नहीं रहा तो OH इधर रखो या इधर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर मिला वो ये मिला। किसने बताया, फिशर ने। और किसने, इतने सारे साइंटिस्ट लग गए, इतने सारे रिएक्शन कराए गए। आप सोचो इतना मेहनत किया गया ग्लूकोज के बारे में, इतना सारा मेहनत किया गया, और बाद में पता चला कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया गया है वो गलत है। कैसा लगा होगा साइंटिस्ट लोग को। तो इसको यहीं पर रोकते हैं, और कल हम लोग देखेंगे कि अगर ये नहीं स्ट्रक्चर है तो ग्लूकोज का फिर क्या स्ट्रक्चर है। दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एनर्जी के साथ। थैंक यू।